आज हम लोग हैं सेल देखेंगे स्ट्रक्चर किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर है आज हमारा, इसमें कि हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के स्ट्रक्चर को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि क्या क्या हमारे स्ट्रक्चर के अंदर है। तो हमारे साथ ध्यान दीजिएगा, किस तरह से हम लोग बना रहे हैं उस तरह से हम बनाएंगे। देखिए, यूकैरियोटिक सेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक ही सेल आता है, और वो है आपका बैक्टीरियल सेल। तो आप बैक्टीरियल सेल का भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका सही ही होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑलमोस्ट जो बैक्टीरिया सेल है वही चूंकि यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल ही होता है, मोनेरन्स फैमिली में आपको वो पाया जाता है। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं, कोशिश करेंगे आप भी उस तरह से करने का, तो ऑलमोस्ट आपको कोई टेंशन नहीं होगा और याद भी रहेगा इस तरह से। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा ब्लैक कर देते हैं। इस तरह से पूरे को ब्लैक कर दिए। इसका जो नाम है आपका, इसको हम लोग कहते हैं, हम लोग देखिए हम लोग ऑर्गन बनाते जाएंगे और उसका नाम भी लिखते चले जाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसको हम लोग कहते हैं कैप्सूल। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, कैप्सूल कहते हैं। चलिए, कैप्सूल के अंदर आपका दूसरे कलर से बनाते हैं, एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको अभी हम लोग रेड बना रहे हैं तो रेड कलर से हम लोग ये कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से रेड कर दिए, और इसका जो नाम रहेगा, ये रेड कलर से जो हम लोग बनाए हैं, जो मेम्ब्रेन बना है, उसका नाम है आपका सेल वॉल। सेल वॉल, ठीक है, ऑलमोस्ट इससे हम लोग परिचित हैं कि सेल वॉल किसे कहते हैं। और बैक्टीरियल सेल जो है वो किसका बना होता है, नॉन सेलुलोजिक मटेरियल का बना होता है, मतलब सेलुलोज का नहीं बना होता है। ठीक है, चलिए, ये सेल वॉल जो है ना, क्या प्रोवाइड करता है आपको, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब एक फिक्स शेप प्रोवाइड करता है आपका। ठीक है, और कैप्सूल चुके हैं तो ये प्रोटेक्शन भी देता है। कैप्सूल का तो मतलब एक तरह से फिक्स शेप और एक परमानेंट शेप देने में जो है ना हेल्प करता है, ताकि ये चूंकि यूकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इनका ज़्यादा डेवलपमेंट है नहीं, या कह सकते हैं कि इनके अंदर ज़्यादा ऑर्गेन है नहीं, तो आप इस तरह से इनको समझ सकते हैं कि जो सेल वॉल है और कैप्सूल है एक तरह से प्रोटेक्शन और रिजिडिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है प्रोकैरियोटिक सेल को। ठीक है, तब इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन है जिसको कि हम लोग इस तरह से बनाएंगे। ये हम एक ही जगह दिखला रहे हैं, लेकिन ये एक जगह है नहीं, एक से ज़्यादा जगह पे है, तो समझने के लिए ज़्यादा हौच पौच नहीं करना है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, ये इनग्रोथ कहते हैं। इस इनग्रोथ को हम लोग क्या कहते थे, सबसे पहले तो ये ब्लू कलर जो हम लोग मेम्ब्रेन बनाए हैं, ये क्या है आपका, तो ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसमें जो इनग्रोथ ये जो नजर आ रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेसोजोम्स कहते हैं। इस इनग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं, मेसोजोम कहते हैं। मेसोजोम कहते हैं, एक है तो मेसोजोम कहते हैं, एक से ज़्यादा रहेगा तो मेसोजोम्स कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ तक तो स्ट्रक्चर हो गया हमारा। तब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये तो इनग्रोथ है, और आउटग्रोथ भी होता है। क्या होता है, आउटग्रोथ भी होता है। कहीं से आप इस तरह से, यहाँ से इस तरह से अगर हम लोग इसको ऐसे करके दिखला दें, आपको दिखेगा, हाँ, इस तरह से दिखला दें, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं फ्लाजिला कहते हैं। क्या कहते हैं आपको, फ्लाजिलम कहते हैं। एक है तो फ्लाजिलम कह लीजिए। ठीक है, एक है तो फ्लाजिलम कह लीजिए, या फिर क्या कहते हैं हम लोग, फ्लाजिला कहते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत। देखिए, ये इनग्रोथ है, मेसोजोम्स, आउटग्रोथ है, आउटग्रोथ, इसको आप कह लीजिए इनग्रोथ, इनग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको आप कह सकते हैं आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए, बढ़िया है। तब है, और क्या क्या, ऑलमोस्ट अब इससे ज़्यादा बस एक ऑर्गेनेल्स आपको यहाँ पे पाया जाएगा जो आपके क्लास में पढ़ना है, वो है आपका राइबोसोम। क्या है आपका, राइबोसोम। बाकी ऑलमोस्ट जितने भी हैं वो सब कोई मेम्ब्रेन, चूंकि राइबोसोम जो है वो आपको क्या कह सकते हैं, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ये यहाँ पे लिख दीजिए, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और इसका नाम क्या है आपका, इसी को हम लोग कहते हैं राइबोसोम।
राइबोसोम। तो यही एक स्ट्रक्चर है जो पाया जाता है, और राइबोसोम जो बैक्टीरिया में पाया जाता है वो क्या होता है 70S। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इस तरह से एक रिकॉल करते चलेंगे तो हमारा प्रीवियस क्या कह रहा है ना, याद भी रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? तब जो है आप देखेंगे कि जहाँ बैक्टीरियल सेल आप बनाते होंगे वहाँ इस तरह से जो है ना आपको बाहर में इस तरह से आपको एक ग्रोथ मिल जाएगा, जिसको कि हम लोग पीली कहते हैं। क्या कहते हैं? पीली कहते हैं या फिम्ब्रियाई कहते हैं। ठीक है, ये फ्लाजिला के जैसा ही है, बाहर की ओर ग्रोथ है, लेकिन फ्लाजिला से क्या है, ये छोटा है। फ्लाजिला से क्या होता है, ये छोटा होता है। ठीक है, तो इसका नाम जो है वो फिम्ब्रियाई है। ठीक है, इसका जो नाम है वो क्या है, फिम्ब्रियाई। ठीक है, ये इसका काम क्या है, फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई, ठीक है, या इसको आप पीली बोलिए, पीली बोलिए। ये जो है ना स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर जो है ना, ये क्या करता है, आपको हेल्प करता है सरफेस पे वो फ्लोट करने में। आपके सरफेस पे क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है, मतलब जहाँ पे आप कह सकते हैं कि फ्लाजिला जो है हमको मूवमेंट में हेल्प करता है। क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। वहीं आप कह सकते हैं कि ये जो फिम्ब्रियाई है या जो पीली है, आपको ये हेल्प करता है अटैचमेंट में, सरफेस पे फ्लोट करने में, या किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे क्या है ना अटैच करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तब है आपका कुछ ऐसे डिफाइन तो नहीं है, लेकिन आप इस तरह से जो है ना एक स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं और जिसको कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल है। क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल है, या कहीं कहीं आपको बुक में लिखा रहेगा न्यूक्लियोइड डीएनए। ठीक है, यहाँ पे डीएनए, ठीक है, न्यूक्लियोइड डीएनए, जिसको कि आप लोग कह सकते हैं एक मिनट थोड़ा अच्छे से, न्यूक्लियोइड डीएनए, जिसको कि आप कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल के रूप में आप कह सकते हैं। अब देखिए ऑलमोस्ट क्लास 9th में आपको इतना ही देखना है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे जो आपका ये जो इस तरह से जो एक फ्लूइड है, ऐसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाना नहीं है, लेकिन चूंकि फ्लूइड को हम लोग डॉट डॉट स्ट्रक्चर से ही हम लोग करते हैं। और ये क्या हो गया, आपका साइटोप्लाज्म हो गया। आपका क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, जो किसी भी सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विस्कस फ्लूइड है, आप कह सकते हैं विस्कस फ्लूइड, जिसमें कि ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं इसके क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखिए कहीं कहीं आपको बुक में लिखा रहेगा कि ये जो मेसोजोम है, यहीं पे आपका जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है, अटैच रहता है। यहीं पे आपका जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है, अटैच रहता है। तो आप ये इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। और नहीं तो एक स्पेस जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है उसी को हम लोग, अब न्यूक्लियस तो इसमें पाया नहीं जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि एक वेल डिफाइंड एरिया तो नहीं है जहां पे आपका जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो इसी साइटोप्लाज्म में आपका जेनेटिक मटेरियल है, तो न्यूक्लियोइड डीएनए किसी एक ग्रुप को आप कहीं भी आप दिखला देंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ये इतना ही स्ट्रक्चर आप बना दें क्लास 9th में तो काफ़ी है। अब इसके बाद थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा बनाना चाहें तो जहाँ पे आप ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है उसके ऊपर थोड़ा सा गोल गोल स्ट्रक्चर अगर आप बना दें इस तरह से, ठीक है, हाँ, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट आप लोगों को लगता होगा ये क्या कैसे हो गया, तो पाउज कर देते हैं ना, क्योंकि टाइम फिर वेस्ट हो जाएगा ना आप लोगों का। ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं रिस्पायरेटरी चेन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी चेन कहते हैं। ठीक है, रिस्पायरेटरी चेन, समझ में आया। तो ये ऑलमोस्ट कुछ कुछ अब एक्स्ट्रा पार्ट है जिसको कि हम लोग बना दें। आप नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट जितना हम बता चुके हैं उतने में आपका काम चल जाएगा। फिगर बनाने के लिए प्रोकैरियोटिक का ये एक आपका ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट है आपके लेवल पे। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा बनाए रहेंगे, आप जाने रहेंगे, तो हायर क्लास में अगर जाएंगे, अगर आप बायोलॉजी के साथ आगे बढ़े तो वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, और तब ये फ्री राइबोसोम हो गया। कुछ और पार्टिकल्स हैं, मतलब ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कहीं पे कुछ एक आप लाइन दिखला दीजिए, आप एक इस तरह से आप जो है ना कुछ लाइन ऐसे करके आप दिखला दीजिए, और इसको आप नाम दे सकते हैं इंजाइम्स। क्या दे सकते हैं, फ्री इंजाइम्स। ठीक है, फ्री इंजाइम।
ठीक है यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट ये आपका फिगर है। और देखिए अब इसके अंदर और क्या क्या बचा है जो आपको हायर क्लास में पढ़ना है, तो वो पढ़ना है ट्रांसफर आरएनए, आपको पढ़ना है मैसेंजर आरएनए। तो वो हम लोग को अभी जानने की जरूरत नहीं है, इस क्लास में इतना हमारा बना लिए तो प्रोकैरियोटिक सेल हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है। तब क्या करना है, अब हम लोग को सीखना है किसके बारे में, तो यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल है तो उसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनेल्स हैं, इनका जो फंक्शन है ऑलरेडी हम लोग अगले वीडियो में आएंगे कि हमारा फ्लाजिला का, ऐसे तो हम लोग यहाँ बता दिए हैं कि फ्लाजिला का फंक्शन जो है ना हमारा क्या है, तो है मूवमेंट में हेल्प करता है। सिलिया जो क्या है आपका, सॉरी पीली और फिब्रियाई क्या है आपका, ये अटैचमेंट में हेल्प करता है। ये मेसोसोम जो है ना ये इनग्रोथ है, जहाँ पे आपका न्यूक्लियर कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या है ना स्टोर करने का काम करता है, अटैच करके रखता है। सेल वॉल और ये सब कैप्सूल वगैरह का ऑलरेडी हम लोग फंक्शन सुन तो चुके हैं, एक वीडियो लाएंगे जिसमें कि आपका वो स्ट्रक्चर हम लोग लिख के रखे रहेंगे। ठीक है। तब जो हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो क्या है आपका, यूकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक सेल का तो ऑलमोस्ट हम लोग पढ़े हैं कि सेल का कोई डेफिनेट शेप और साइज तो होता नहीं है, तो हम लोग किसी भी साइज का बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट सेल की अगर बात करें तो थोड़ा सा फिक्स होता है, लेकिन सपोज समझने के लिए आप जो है ना आप आराम से ऐसे अगर रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइड बना दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा बना रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या है ना इसको आप इस तरह से बना लीजिए, आप इस तरह से बना दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है, मतलब सेल का कोई भी साइज से फिक्स नहीं है तो और अच्छा है हमारे लिए, बहुत बढ़िया है। ठीक है। दिख जाएगा यहाँ पे। चलिए, बहुत सारे बच्चों लोग को देखते हैं ना कि ये सेल बनाना है, वो पेंसिल पेंसिल और कंपास वगैरह निकालते हैं, गोल बनाना शुरू करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप गोल बनाइए। ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर है, उसके जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उसको बनाना सही है, बाकी ये नहीं। जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं वहां पे आप लोग भी अगर करें, ध्यान से पहले देख लें कि हम लोग क्या क्या बना रहे हैं और क्या क्या नहीं बना रहे हैं, तो आप लोग को ऑलमोस्ट समझ में आएगा। चलिए, एक देखिए हम अभी यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक टिपिकल सेल बना रहे हैं, ना प्लांट सेल बना रहे हैं ना एनिमल सेल बना रहे हैं। हम ऑलमोस्ट बना रहे हैं कि एक सेल के अंदर अगर देखा जाए तो क्या क्या होता है, तो ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट के ऑर्गेनेल्स होंगे, जितने भी एनिमल के ऑर्गेनेल्स होंगे, वो सारे प्रेजेंट होंगे आपके यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है। हम किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल का बना रहे हैं, ना प्लांट सेल बना रहे हैं ना एनिमल सेल बना रहे हैं, इसलिए सारा स्ट्रक्चर रहेगा इसमें। तो जो पहला जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे देखिए, अगर आप टिपिकल सेल यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो आपके पास 3 मेम्ब्रेन होगा। कितना होगा, 3 मेम्ब्रेन होगा। ठीक है। और इस आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं मिडिल लैमेला। क्या कहते हैं, ठीक है, मिडिल लैमेला। ठीक है। अब ये है तो आउटर, लेकिन इसको मिडिल लैमेला क्यों बोलते हैं, ये आप लोग जरा सोचिएगा और बुक में पढ़िएगा। ठीक है। नहीं तो अगले वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो बताएंगे। तब ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये क्या कहलाता है आपका, सेल वॉल कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, सेल वॉल हो गया। और उसके अंदर जो हो गया, इसके अंदर जो आपका ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाता है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ठीक है। तब है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल का फंक्शन क्या है, वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है, लेकिन अगर जो सेल वॉल की बात करें तो ये सिर्फ किस में है, प्लांट सेल में ही पाया जाता है। लेकिन हम लोग टिपिकल सेल बना रहे हैं जिसमें ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनेल्स हमारे होंगे यहाँ पे। ठीक है। चलिए, तब है कि इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका इसके बाद जो हम लोग बनाएंगे वो क्या है आपका, न्यूक्लियस है। मान के चलिए कि ये जो है आपका न्यूक्लियस है, और इसी से लगा हुआ एक आपको इस तरह से दिख जाएगा। ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग, अब एक बारी बारी से हम लोग नाम लिखते चलते हैं। ये जो हो गया आपका, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया आपका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है। ये क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया।
आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और ये जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया आपका, न्यूक्लियस हो गया। तो इस तरह से ना कंफ्यूज ना कर जाएं आप, ये लाइन को अंदर हो जाता है। ये जो हो गया आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस। चलिए हाइलाइटिंग समझ में आ रहा है, ये न्यूक्लियस लिखा हुआ है। तब है न्यूक्लियस के बाद जो ये जो बना है ना, ये क्या है आपका, तो ध्यान दीजिएगा, अब इधर जगह नहीं है। देखिए ड्राइंग का एक, बायोलॉजी में ड्राइंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंस है, और ड्राइंग में भी उसका लेबलिंग करने का इंपॉर्टेंस है। कि अगर बायोलॉजी में आप एक ही साइड, आप राइट साइड में अगर लेबलिंग कर रहे हैं ना, तो ये थोड़ा अच्छा माना जाता है। कोशिश कीजिए कि आप भी जब ड्राइंग बनाइए तो एक ड्राइंग बनाइए और एक ही साइड सबका लेबलिंग करें। कुछ जगह नहीं बचे तब कुछ दो चार आप जो ऑर्गेनेल्स हैं या कंपोनेंट्स हैं उसका आप राइट साइड में नाम लिख सकते हैं या नीचे की ओर लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए एक ही साइड सबका नाम लिखने का। हमारे पास जगह का स्कार्सिटी है, तो यहाँ पे हम लोग इधर भी लिख सकते हैं नाम हम लोग। तब ये जो है आपका, ये कहलाता है, थोड़ा रुकिए इंक भर लेते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये स्ट्रक्चर है इसका। अब है कि इसी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि कुछ जगह पे जो है ना इस तरह से आपको ये डॉटेड स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो इस स्ट्रक्चर, इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम लोग कह रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इसमें दो पार्ट हो गया, ये रफ वाला पार्ट हो गया, जो डॉट डॉट दिख रहा है ना उसके कारण ये क्या हो गया, सरफेस रफ हो गया। और जहाँ पे डॉट डॉट नहीं दिख रहा है वो क्या लग रहा है, स्मूथ लग रहा है। तो जो ये रफ वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हो गया आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये वाला जो हो गया ये क्या हो गया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ रहा है, ठीक है। तब है इसी से जस्ट लगा हुआ आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आता है कुछ इस तरह से आपको। ये, और इसका नाम है आपका गोल्गी बॉडी। जी हाँ, ठीक है, आपका इसका नाम क्या हो गया, गोल्गी बॉडी नाम हो गया। तो इसका नाम हम लोग नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे। इसका नाम जो है गोल्गी एपरेटस भी लिखा रहता है, गोल्गी बॉडी भी आप लिख सकते हैं। गोल्गी बॉडी आसान वर्ड है, आपको याद भी रहेगा, तो आप गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी कह लीजिए। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। इसी को आप 11th में जाएंगे तो आप गोल्गी बॉडी के रूप में आप देखेंगे, सॉरी गोल्गी एपरेटस के रूप में देखेंगे, तो सेम ही चीज़ है। गोल्गी साइंटिस्ट का नाम है, तो थोड़ा सा इसको कैपिटल दे दीजिए, ठीक है। गोल्गी साहब जो है ना वो यही इस ऑर्गेनल के बारे में बतलाए थे, तो वहाँ पे आपका क्या है, गोल्गी बॉडी। यहीं से जस्ट आपका यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का एक गोल गोल स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग लाइजोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइजोसोम्स कहते हैं। मिडिल लैमिला को हम लोग सीधा कर ले, लैमिला। तो जो ये जो स्ट्रक्चर है रेड वाला, ये हो गया आपको लाइजोसोम, ठीक है, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम क्या होता है, सुसाइडल बैग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम लोग, सुसाइडल बैग कहते हैं। ये सेल के डेड और डीके जितने भी पार्ट्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, या कह सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल या फॉरेन पार्टिकल, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। क्यों, तो इसमें डाइजेस्टिव इंजाइम पाया जाता है। यही अगर 11th में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे वो जो इंजाइम है उसका नाम क्या है, हाइड्रोलिटिक इंजाइम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव आप सिंपल ये समझिए कि डाइजेस्टिव इंजाइम पाया जाता है किसमें, लाइजोसोम्स में। लाइजोसोम्स में पाया जाता है डाइजेस्टिव इंजाइम, जो कि क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। और जब ये खुद ही खराब हो गया, या कह सकते हैं कि फूड मटेरियल के साथ जब कंबाइन करता है और सेल से बाहर निकल जाता है, तो ये खुद भी अपने आप को ब्लास्ट करता है, तो उसको कहते हैं, या कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय करता है। तो सुसाइडल बैग इसी कारण हम लोग कहते हैं। फंक्शन जब हम लोग देखेंगे तो उसका नाम हम लोग डिटेल में, हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे और समझेंगे उसके बारे में। तब तक हमारा क्या है यहाँ पे, और भी जितने भी स्ट्रक्चर है उसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है।
तब है कुछ इस तरह से आपको बड़ा सा एक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं। समझ में आया? ये ऑलमोस्ट पाया तो जाता है प्लांट सेल में, प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन चूंकि हम लोग टिपिकल सेल बना रहे हैं तो इसका नाम लिख सकते हैं, तो इसका नाम हम लोग यही लिख देते हैं। आप लोग इस तरह से लिखिएगा मत, हम यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि हमारे पास जगह का स्कार्सिटी है यहाँ पे, आपके पास तो पेज अच्छा खासा रहेगा। तो ये हो गया आपका वैक्यूल हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, वैक्यूल हो गया। ठीक है, वैक्यूल्स प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ऑलमोस्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है, या कहीं कहीं लिखा रहता है कि बहुत स्मॉल पाया जाता है, तो मान के चलिए कि नहीं पाया जाता है एनिमल सेल में वैक्यूल्स, बहुत छोटा ही या फिर नेग्लिजिबल। ठीक है, तब है आपका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपका, हेल्प करता है किसमें, रिस्पिरेशन में। और कह सकते हैं कि इसका जो अलग नाम है वो क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या नाम है इसका, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लाइसोसोम, उसी तरह से लाइसोसोम का भी एक नाम है आपका, क्या है, सुसाइडल बैग। तो इस तरह से इसका भी नाम क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तब एक और ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। अब चूंकि जगह नहीं है तो आप समझ लीजिएगा, इधर इधर ही हम लोग यहाँ पे बना ले रहे हैं। इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा जहाँ पे, ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिसका कि हम लोग नाम क्या कहते हैं, देखिए जाने यहाँ पे दिख जाएगा, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है ये तो आप जानते ही हैं, ये सिर्फ ये देखिए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, आपका प्लांट सेल में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट है क्या, प्लास्टिड है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे छोटा छोटा स्ट्रक्चर यहाँ पे आप हम बना देते हैं, तो आप कह सकते हैं प्लास्टिड, प्लास्टिड। और प्लास्टिड का ही आपका 3-4 टाइप है। प्लास्टिड का क्या क्या है, 3-4 टाइप। सबसे पहले जो है ना, एमाइलोप्लास्ट, आपका क्रोमोप्लास्ट, और है आपका क्लोरोप्लास्ट। कोई दिक्कत, ठीक है। प्लास्टिड 3 टाइप का है, ल्यूको, क्रोमो और क्लोरो। तो क्लोरोप्लास्ट चूंकि अलग से दिखाया था, क्यों, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है आपका। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक में ऑलमोस्ट लगभग हम लोग कर चुके हैं। और एक चीज़ जो छोड़े हैं वो क्या है आपका, इस तरह का स्ट्रक्चर जो कि आपको यहाँ पे न्यूक्लियस में आपको दिखाई देगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रोमोसोम कहते हैं, या जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल आप कह सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल आप कह सकते हैं, ठीक है। और इसी में होता क्या है, ये क्रोमोसोम होता है। ऐसे तो क्रोमोटिड होता है, क्रोमेटिड, ठीक है, लेकिन इसी को आप जब ये अलग अलग है तो क्रोमेटिड है। यही क्रोमेटिड जब आपका कंडेंस करता है, पेयर में आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। समझ में आया? बोलिए, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? ऑलमोस्ट लगभग हम कोशिश की है लगभग सारा आपका ऑर्गेनेल्स को यहाँ कवर करने का। तब है एक छोटा सा यहाँ पे समझिएगा, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता लेकिन प्लांट सेल में पाया जाता है, सब ठीक है। प्लांट सेल में क्या है ना, यहाँ पे एक छोटा सा आप कह सकते हैं इस तरह से एक पाथ होता है, ये कॉमन पाथ जो दूसरे सेल, जो एडजेसेंट सेल है ना, उसमें वो पार करता है। यहाँ से आप कह सकते हैं ये पार करने का पाथ है, और इसी का नाम देते हैं हम लोग, ये इसका नाम हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो है आपका, और ये जो है इसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये होता क्या है, तो जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो दो सेल के बीच का एक तरह से आपका कह सकते हैं गेट या कॉमन पाथ का बात करते हैं, जिससे क्या है ना, एक सेल से दूसरे सेल जो है ना वो आयंस का मूवमेंट आसानी से हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है,
प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। और तब ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, ये जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो जहाँ प्रेजेंट हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो आप यहाँ से आप ऐसा ही एक लाइन खींच के आप इसको कह दीजिए साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। तो ओवरऑल लगभग हम लोग सारा कोशिश किए हैं आपका। अच्छा हाँ, एक और आपका छूट गया है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। और तब यहाँ पे आप इस तरह से बना सकते हैं जिसका कि हम लोग नाम क्या देते हैं, राइबोसोम। तो इसकी दिखेगा यहाँ पे नहीं दिखेगा ना, यहाँ पे तो दिखेगा नहीं, ठीक है, ये इधर दिख जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो नाम है ये राइबोसोम। दूसरा, ये जो प्रेजेंट है सरफेस पे, ये जो सरफेस पे प्रेजेंट है, इसका भी नाम क्या है आपका, राइबोसोम ही। ये भी क्या है आपका, राइबोसोम। अब देखिए, तो मतलब दो तरह के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। एक तो फ्री राइबोसोम है, इसको क्या कहते हैं आप, फ्री राइबोसोम कहिए, ठीक है, फ्री राइबोसोम। और एक कह सकते हैं अटैच या कंबाइंड राइबोसोम, ठीक है, कंबाइंड मतलब ये अटैच है किसके साथ, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और जहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये राइबोसोम अटैच है तो इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पे ये अटैच नहीं है उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑलमोस्ट लगभग हमारा सारा पार्ट्स हम लोग कवर करने की कोशिश की है। एक दो जो छूटा हुआ है वो एनिमल सेल जब हम लोग करेंगे तो वो समझ में आएगा। जैसे आपका है पेरोक्सीजोम्स, तो पेरोक्सीजोम्स खैर दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। जगह का स्कार्सिटी है तो हम लोग इसको यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, यूकैरियोटिक सेल को यहाँ पे मिटा देते हैं। और तब एक छोटा सा एक गोला बनाइए और इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पेरोक्सीजोम्स, ठीक है, पेरोक्सीजोम्स। समझ में आया, कोई दिक्कत। और माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो कि ज़्यादा आप है नहीं, कहीं कहीं आप दिखा सकते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल छोटे से है, सेंट्रोमियर्स वगैरह दिखा सकते हैं जो सेल डिवीजन के टाइम पे क्या करता है, हेल्प करता है। सेल डिवीजन के टाइम पे क्या करता है, हेल्प करता है। या उसी को सेंट्रियोल कह सकते हैं, सेंट्रियोल। तो स्ट्रक्चर है नहीं, जब हम लोग प्लांट सेल एनिमल सेल अलग अलग बनाएंगे तो कुछ हम लोग करेंगे। ओवरऑल हमारा कॉमन यहाँ पे लगभग आपका एक टिपिकल सेल बन गया है जिसमें कि आपको लगभग सारा हम लोग कवर करने का कोशिश किए हैं, ठीक है। अब कुछ उपनाम जो है उसको याद कर लीजिए। जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, इसको हम लोग किचन ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। आपका लाइसोसोम है, सुसाइडल बैग कहते हैं। आपका राइबोसोम है, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। आपका ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी हैं, आपका जो गोल्गी अपरेटस है ये सिंथेसिस और क्या करता है, पैकेजिंग करता है। आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन और लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ऑलमोस्ट जब इसका फंक्शन पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में जानेंगे एक एक स्ट्रक्चर को। यहाँ पे आपका टिपिकल सेल तैयार है, समझिए, पढ़िए, बुक में देखिए, कोई कन्फ्यूजन हो पूछिए। थैंक यू।